हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में एक नए महीने की हम लोग शुरुआत करेंगे 1 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो आज से आपकी परीक्षाओं में सिर्फ 42 दिन का समय बचा हुआ है यूपी पीसीएस में, और 13 दिन का समय बचा हुआ है बीपीएससी में। आपकी तैयारी अंतिम दौर में चल रही है बीपीएससी वालों के लिए। तो देखा जाए तो अगस्त तक के जो करंट अफेयर थे वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल 1 सितंबर 2 सितंबर तक के करंट अफेयर बीपीएससी में नहीं आएंगे, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए देखा जाए तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आगामी अन्य परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट जो कराई जाएंगी उनके लिए भी, साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं, बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए तो क्लास महत्वपूर्ण है ही। और ये क्लास देखा जाए तो प्रीलिम्स का फैक्ट और मेंस का डाटा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला, जो मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब डाटाओं के बारे में यहाँ चीज़ों पे चर्चा करेंगे और उनका प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं आंसर में। मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहता हूँ कि कोई अगर करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है, तो उस करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट को आप अपने मुख्य परीक्षा में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और जब आप करंट पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप 2024 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आपका पेपर आपने देखा होगा, और उस पेपर में मराठा साम्राज्य से संबंधित एक सवाल पूछा गया था। अब वो मराठा साम्राज्य से संबंधित सवाल पूछा गया तो इसलिए नहीं पूछ लिया गया था कि आपके पीवाईक्यू में वो सवाल आया हुआ था या पहले मराठा साम्राज्य था, मतलब मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है जो समसामयिक संदर्भ से रिलेट करता है, और इसी वजह से देखा जाए तो वो सवाल जो आपके जीएस के पोर्शन में पूछा जाता है, ठीक है, जो जीएस के पोर्शन में पूछा जा रहा है, जनरल स्टडीज के पोर्शन में पूछा गया करंट छोड़कर, तो वहां भी पूछ लिया गया। उसका कारण सिर्फ इतना था कि मई महीने में देखा जाए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी की एक प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और जिस प्रतिमा का अनावरण किया गया था वो 2 महीने बाद यानी कि अगस्त में ही देखा जाए तो प्रतिमा ढह गई थी, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो गई थी, और जिसकी वजह से पीएम मोदी ने बाकायदा मंच पे खड़े होकर सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगी थी। और इसी कारण से देखा जाए तो शिवाजी चर्चा में आए थे, और शिवाजी चर्चा में आए तो मराठा साम्राज्य चर्चा में आ गया, और मराठा साम्राज्य से संबंधित सवाल आपके प्रीलिम्स में पूछ लिया गया। उसी प्रकार से देखें तो अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था करंट अफेयर, मैंने आपको बताया कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के किलों को देखा जाए तो उनको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, 44वां विश्व धरोहर स्थल बने हैं। अब फिर से ये बात फिक्स है कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी परीक्षाओं में एक ट्रेंड हो जाएगा, एक सवाल ये जरूर आना है, मराठा साम्राज्य से रिलेटेड सवाल आ जाए, या आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित सवाल आ जाए, या शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद से सवाल आ जाए, या शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं उनसे संबंधित सवाल आ जाए, या जो शिवाजी का राजस्व प्रशासन है उससे संबंधित सवाल आ जाए, शिवाजी के किलों से संबंधित जो मुगलों के बीच जो संधि हुई उससे संबंधित सवाल आ जाए। तो एक चीज हमारे दिमाग में आ गया कि करंट से रिलेटेड जो कोई घटना घटित हुई है उसका कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, तो वहां से संबंधित सवाल आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे जाने हैं। इस चीज पे बाकायदा आरएनडी की गई, और आरएनडी करने के बाद एक चीज पता चली कि 2024 के यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें 80 से 85% सवाल ऐसे पूछे गए जो आपके जीएस के सवाल थे। करंट की बात नहीं कर रहा हूं, करंट तो करंट से रिलेटेड है ही। 80 से 85% जीएस के सवाल जो पूछे गए वो किसी ना किसी समसामयिक घटना से रिलेट कर रहा था, किसी ना किसी ऐसी घटना से रिलेट कर रहा था जो आपके पिछले 1 साल के संदर्भ में चर्चा में रहे थे। तो इसी वजह से जब भी आप करंट की कोई ऐसी घटना पढ़े, करंट से रिलेटेड कोई पॉइंट पढ़े, चाहे वो ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित हो, जैसे कहीं भूकंप आ गया तो भूकंप आ गया, भूकंप तो ठीक है, तो भूकंप के जो कोर जो नॉलेज है वो तो आपको होनी चाहिए। उस देश का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, राजधानी क्या है, आसपास कोई समंदर है तो स्थिति क्या है, उस समंदर के किन किन देशों के साथ सीमा लगती है। कैस्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर के आसपास कहीं अगर भूकंप आया है किसी देश में तो कैस्पियन सागर से किसकी किसकी सीमा लगती है। कोई वहां खनिज पाया जाता है उस देश में तो कौन सी खनिज पाई जाती है। ये सब बेसिक चीजें होती है। जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर से मैं आपको न्यूज बताता हूं, आप उन न्यूज को रिलेट किया करें, ठीक है, उन न्यूज को अपने स्टैटिक जीके से तुरंत रिलेट कर लिया करें। तो इससे क्या होगा, ये समग्र जीएस की तैयारी हो जाएगी, जनरल स्टडीज की तैयारी हो जाएगी। पहले जीके होता था, अब जीएस होता है।
जीके और जीएस में यही अंतर है, पहले जो जीके होता था उसमें बहुत सी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, वो वन लाइनर टाइप के होते तो इररिलेवेंट टाइप के होते थे, वहाँ इररिलेवेंसी जो थी वो पर्याप्त मात्रा में थी। लेकिन जनरल स्टडीज करने का उद्देश्य सिर्फ इतना हुआ सिविल सेवाओं में कि ताकि आप अवेयर रहे हर चीज़ों से, और वो अवेयरनेस आपके पर्सनालिटीज़ में झलके, आप पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ों के बारे में पता रहे कि हाँ इसका कोई। इसी वजह से देखें जब आप यूपीएससी की लोग तैयारी करते हैं तो बाकायदा मार्केट में 360 या 340 जो भी मैगजीन आती है उनको लोग पढ़ते हैं, उसमें करंट की घटना होती है और करंट की घटना से रिलेट करके चीज़ों को बताया जाता है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा जाए तो पूरा आरएनडी किया, और आरएनडी करने के बाद सयास 1.0 टेस्ट सीरीज लॉन्च की जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। जो भी लोग देखना चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कैसे सयास में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बाकायदा आप हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर आपको टेस्ट पेपर दिख जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको टेस्ट पेपर दिख जाएगा, वहां से आप देखें कि बाकायदा किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और किस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और क्या उसका समसामयिक संदर्भ है, क्यों सवाल वो पूछे गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। और ये सब बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो तो है ही करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर का कोई स्टैटिक जीके का सवाल अगर वहां से बन रहा है तो वो भी आप तैयार करें, और साथ साथ वो करंट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप मुख्य परीक्षा में कैसे बॉक्स बना के यूज कर सकते हैं वो भी आप समझें, तभी आपको करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं आप ये पढ़ना सार्थक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस वीडियो का क्लास पीपीटी पीडीएफ इत्यादि ज्वाइन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप सितंबर 2025 का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखा जाए आपको प्रतिदिन जो हमारी प्रिंटेबल पिक्टोरियल पीपीटी होती है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, प्रिंटेबल पीडीएफ दिया जाता है, साथ ही साथ डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है, और महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट भी आपको दिया जाता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो जो यूपी स्पेशल या बिहार स्पेशल की कक्षाएं होती हैं उनका भी कंपाइल पीडीएफ आपको दे दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स का फैक्ट, मेंस का डाटा, करंट अफेयर 2025 1 सितंबर 2025 से। पहली खबर क्या है? पहली खबर है कि भारतीय मूल के डॉक्टर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ ग्लासगो द्वारा अंतरराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय मूल के डॉक्टर, अब इनका नाम क्या है आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए तो कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स एवं टर्मेटोलॉजी, ठीक, टर्मेटोलॉजी संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर एस वेट्रीविले चेजियन। इनको देखा जाए तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ ग्लासगो ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, देखा जाए तो नियुक्ति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसमें पहले वर्ष समीक्षा की जाएगी। पहले वर्ष के बाद जब 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद समीक्षा की जाएगी कि अगला 3 साल इनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, यहां देखा जाए तो उनकी भूमिका में रॉयल कॉलेज और भारतीय सदस्यों फेलोज के बीच समन्वय करना, कॉलेजों का प्रचार, ब्रिटेन के प्रशिक्षण व करियर अवसर तलाशने वाले मेडिकल स्नातकों का मार्गदर्शन देना शामिल होगा। इसी वजह से देखा जाए तो इनको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ ग्लासगो द्वारा अंतरराष्ट्रीय, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगली खबर क्या है? युद्ध कौशल। ठीक है, युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास। अब ये युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास जो है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। देखा जाए तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले के जो कामेंग क्षेत्र है ना, कामेंग क्षेत्र, ठीक है, यहां पर युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास आयोजित किया, जिसमें हिमालयी परिस्थितियों में अगली पीढ़ी के जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है उसकी तैयारी का प्रदर्शन किया गया। ठीक, तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में कामेंग क्षेत्र में किया गया। इसका नाम युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास है। और जो हिमालयी परिस्थितियां हैं, मतलब जो बर्फीली क्षेत्र है, बर्फीले क्षेत्र में अगर देखा जाए जो पहाड़ी क्षेत्र या बर्फीले क्षेत्र है वहां पर युद्ध प्रदर्शन के लिए इस युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन किया गया था। देखा जाए तो अभ्यास का आयोजन गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा किया गया। यहां देखें तो इसमें ड्रोन निगरानी, सटीक हमले, वास्तविक समय लक्ष्य प्राप्ति, हवाई तटीय संचालन और समन्वित युद्ध क्षेत्र रणनीति का प्रदर्शन किया गया। इसका मुख्य आकर्षण क्या था? ठीक है, तो अश्निप पल्टून जो है इनके पदार्पण इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। पहली बार देखा जाए तो अश्निप जो पल्टूनों हैं इन्होंने यहाँ पर पदार्पण किया, जिन्होंने पारंपरिक युद्ध कौशल के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत कर निर्णायक बढ़त की तैयारी भी
किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ पराजित किया गया था, ये जरूर याद रखना। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे देखें तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025, आइए देखते हैं इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए तो बैडमिंटन विश्व कप 2025 में चीन के शी यूकी ने पुरुष एकल में अपना पहला खिताब जीता है, जबकि जापान की अकानो यामागुची है, इन्होंने महिला एकल में अपना तीसरा खिताब जीता है। ठीक है, यानी कि पहली बार देखा जाए तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप चीन के शी यूकी ने जीता है, और तीसरी बार देखा जाए इनका तीसरा खिताब है तो अकाने यामागुची जो है इन्होंने तीसरी बार देखा जाए तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यहां पर देखें तो पुरुष फाइनल में जो शी है यानी कि चीन के जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने थाईलैंड के गत चैंपियन, क्या नाम था इनका, कुनलावुतु को पराजित किया। ठीक है, कुनलावुतु को पराजित किया। महिला फाइनल में देखें तो जो अकाने यामागुची है, इन्होंने चीन के चेन यूफेई को पराजित किया। किसको? चीन के चेन यूफेई को पराजित किया। यहां पर देखा जाए यामागुची अब स्पेन की कैरोलिना मारिन के बाद 3 विश्व एकल खिताब जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची ने जीता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह देगा कि यामागुची अब स्पेन के बाद कैरोलिना मारिन के बाद 3 विश्व एकल खिताब जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए आगे देखें। कर्नाटक में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया है। अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया कहां पर? कर्नाटक में। चलिए देखते हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, जो बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड है, यहां पर देखा जाए इसके द्वारा BWSSB के द्वारा देखा जाए तो सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक, अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। होगा क्या कि योजना के तहत कर्मचारियों को दैनिक नाश्ते के लिए सीधे वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो कर्मचारी होते हैं ना, सफाई कर्मचारी, इनको दैनिक नाश्ते के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सुबह उठे, सफाई करने निकल रहे हैं तो सुबह नाश्ता पानी अपना करके आराम से काम धाम निपटाएं। ठीक, यहां पर होगा क्या कि उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, इस योजना का शुभारंभ स्मार्ट कार्ड वितरित कर करेंगे। ठीक है, ये स्मार्ट कार्ड होगा और इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से देखा जाए तो जो वित्तीय सहायता है वो सफाई कर्मचारियों को मिलती रहेगी। चलिए आगे देखें। अगली खबर क्या है? प्रत्येक रोगी के लिए उच्च रक्तचाप प्रबंधन हेतु ऑनलाइन आधारित उपकरण विकसित। यहां पर देखा जाए तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने एक ऑनलाइन टूल विकसित किया है जो उच्च रक्तचाप प्रबंधन में मदद करेगा। देखा जाए तो ये टूल डॉक्टरों को प्रत्येक मरीज के लिए व्यक्तिगत उपचार चुनने में सक्षम बनाएगा। इसका आधार क्या है? तो इसका आधार लगभग 1 लाख लोगों पर किए गए 500 नैदानिक परीक्षण के आंकड़े हैं। इससे रक्तचाप उपचार प्रभावकारिता कैलकुलेटर भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? रक्तचाप उपचार प्रभावकारिता कैलकुलेटर। ठीक, इस नाम से इस टेक्नोलॉजी को जाना जा रहा है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है। यहां पर देखा जाए आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। यहां से आपके PYQ में देखा जाए तो अब तक 4 से 5 बार सवाल आ चुके हैं। ठीक, 5 से 6 बार सवाल यहां से आए हुए हैं। देखा जाए तो भारतीय NGO, नाम क्या है इस NGO का? इसको आप कहते हैं एजुकेट गर्ल। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। ये एजुकेट गर्ल्स जो है ये एक NGO है। देखा जाए तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इस नाम से एक NGO है। इसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय संगठन है। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है, तो इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ठीक, एजुकेट गर्ल्स। यहां पर देखा जाए इस संगठन की स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। किसने? सफीना हुसैन ने राजस्थान में संगठन की स्थापना की थी। देखा जाए तो इसका काम क्या है? इसका काम ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना,
स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना, उन्हें उच्च शिक्षा एवं रोजगार योग्य बनाने में साथ देना है। देखा जाए तो इस वर्ष अन्य विजेता कौन कौन से हैं? मालदीव की हैं शाहिना अली, ये पर्यावरण कार्य करती है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। साथ ही साथ फिलीपींस के फ्लावियानो एंटियोनो एल वलानुएवा, ठीक, ये इनका नाम है, ये नाम याद रख सकते हैं। तो इस बार देखा जाए ये अन्य विजेता है कुछ। और साथ ही साथ ये भारत की जो विजेता है, जो एनजीओ है, विजेता एनजीओ, इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स, ठीक, एजुकेट गर्ल्स, ये एनजीओ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स है, ये आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार मिलेगा। यहां पर देखें तो पुरस्कार वितरण समारोह जो होगा ये 7 नवंबर 2025 को मनीला में होगा। और एजुकेट गर्ल्स का मूल मंत्र क्या है? एक समय में एक लड़की, जिसका उद्देश्य लड़कियों की निरक्षरता, गरीबी के चक्र को तोड़कर समान अवसर और उज्जवल भविष्य बनाना इस एजुकेट गर्ल्स एनजीओ का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगली खबर पर देखें तो तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, तेलंगाना विधानसभा के द्वारा देखा जाए तो एक विधेयक पारित किया गया। उस विधेयक का नाम क्या है? पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 और नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025। इसको पारित कर स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित किया है। परीक्षा में से पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग जो है उसको 42% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो तेलंगाना राज्य सरकार में देखा जाए, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया और जिसमें प्रावधान किया गया कि 42% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को। यहां पर देखा जाए इन विधेयकों के जरिए होगा क्या कि कुल 50% आरक्षण की जो सीमा है वो हटा दी गई है। पंचायतों, नगर पालिकाओं, अध्यक्ष और महापौर पदों पर भी 42% आरक्षण लागू होगा। ठीक, 42% आरक्षण केवल ओबीसी को मिलेगा। और इससे इतर देखा जाए तो एससी एसटी जो कैटेगरी है जिनको आरक्षण दिया जाता है उन सबको मिला लेंगे तो जो हमारा 50% का आंकड़ा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, ये पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीमा, आरक्षण की जो सीमा थी वो हटा ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। 2000 से अधिक ई गवर्नमेंट सेवाओं का अखिल भारतीय एकीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। ठीक है, अखिल भारतीय एकीकरण जो था 2000 से अधिक सेवाओं का वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए यहां पर तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के लगभग 2000 गवर्नमेंट सेवाओं का अखिल भारतीय एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक कहीं भी कभी भी प्रमाण पत्र, कल्याणकारी योजनाओं, उपयोगिता भुगतान और अन्य सेवाओं का ऑनलाइन पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धि है जो पेपरलेस और मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ एसडीजी में योगदान भी करती है। और इस पॉइंट का देखा जाए तो आप ई गवर्नेंस से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं आपके जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में ई गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उस ई गवर्नेंस में देखा जाए तो आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के द्वारा देखा जाए डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए देखा जाए तो लगभग 2000 से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का एकीकरण किया गया, जिसके माध्यम से देखें तो 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवा तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। होगा क्या इससे? पेपरलेस और मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जो एसडीजी है, एसडीजी गोल को प्राप्त करने में भी ये योगदान देंगे। देखा जाए तो महाराष्ट्र की 254 सेवाओं के साथ शीर्ष पर है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में 254 सेवाएं संचालित की जा रही है, उनको सबका एकीकरण कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली की 123 सेवाओं का, कर्नाटक की 113 सेवाओं का, असम की 102 सेवाओं का और उत्तर प्रदेश की 86 सेवाएं ऐसी हैं जिनका एकीकरण कर दिया गया है। केरल और जम्मू कश्मीर 77 सेवाएं यहाँ पर चलती है। ठीक है, साथ ही साथ ई गवर्नेंस से रिलेटेड 76 सेवाएं, गुजरात की 64 सेवाएं, तमिलनाडु और गोवा की 63, हरियाणा की 60 और हिमाचल प्रदेश की 58 सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है। देखा जाए तो कुल मिलाकर देश भर में नागरिकों के लिए अब 1938 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध है। कितनी? 1938 डिजिटल सेवाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध है। चलिए आगे चले तो देश का पहला पूर्णतः बाधा मुक्त टोल प्लाजा, यहां पर देखा जाए देश का पहला पूर्णतः बाधा मुक्त टोल प्लाजा, चर्चा करें इसके बारे में। देखा जाए तो NHAI ने गुजरात के 84 टोल प्लाजा, ये 84 टोल प्लाजा जो है ये NH48 में पड़ता है और ये देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो
टोलिंग प्रणाली लागू करने वाला देखा जाए तो आईसीआईसी बैंक के साथ इससे समझौता किया है। ठीक, गुजरात ने देखा जाए तो एनएचएआई ने गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली लागू करने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रणाली फास्टैग आधारित बाधा मुक्त इलेक्ट्रिक टोलिंग की सक्षम बनाएगा। जो फास्टैग आधारित देखा जाए जो बाधा मुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग होता है ना, इसको सक्षम बनाने में ये साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो 84 देश का पहला पूर्णतः बाधा मुक्त टोल प्लाजा बनेगा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से ये पॉइंट देखा जाए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही कहीं भी लिखा आ जाए भारत का पहला, विश्व का पहला, विश्व में प्रथम, ठीक है, महिलाओं में प्रथम, पुरुषों में प्रथम, ये सारी चीजें जो आती है वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी दृष्टिकोण से देखें तो जो 84 टोल प्लाजा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला पूर्णतः बाधा मुक्त टोल प्लाजा कौन बना है, 84 देश का पहला बाधा मुक्त टोल प्लाजा होगा। और इसके लिए एनएचएआई ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, आईसीआईसी बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहां पर देखा जाए साथ ही हरियाणा के घरौंदा टोल प्लाजा जो NH 44 में पड़ता है, इसमें भी सेम व्यवस्था करने के लिए समझौता हुआ है। देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर MLF प्रणाली लागू करने की योजना है। एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा है कि यह समझौता टोलिंग को आधुनिकीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है जो देश भर में इसे लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मतलब भविष्य में देखा जाए अभी जो आप टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर देखा जाए फास्टैग इत्यादि से संबंधित सवाल आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ठीक, फास्टैग इत्यादि से संबंधित सवाल पीवाईक्यू में आ चुके हैं और भविष्य में देखा जाए तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, यही बाधा मुक्त टोल प्लाजा के बारे में। तो देश का पहला बाधा मुक्त टोल प्लाजा कौन बनेगा, तो वो है 84। कहां पर है, गुजरात में है। चलिए आगे चलते हैं। पिकबॉल विश्व कप में पहली बार जाएगी भारतीय टीम, संबंधित सवालों पे चर्चा कर लेते हैं। पहली बार भारतीय टीम है जा रही है पिकबॉल जो विश्व कप होगा उसमें, तो इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आइए उन पे चर्चा करते हैं। देखा जाए तो भारत पहली बार पिकल बॉल विश्व कप जो है, ये पिकल बॉल विश्व कप जो है ये कब से कब तक होगा, तो ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक फ्लोरिडा अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में पूछे कि पिकल बॉल विश्व कप जिसमें भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसका आयोजन फ्लोरिडा अमेरिका में किया जाएगा। और इस पिकल बॉल विश्व कप में देखा जाए तो भारतीय टीम पहली बार भेजी जा रही है। जो भारतीय टीम है ना, यहां पर देखें तो चयन प्रक्रिया अहमदाबाद के जो इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यहां पर हुई, जहां 140 से अधिक शीर्ष खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखा जाए तो चयन जो हुआ है वो 3 श्रेणियों में हुआ है, ओपन में, अंडर 16 में और 50+ में। यह कदम भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन और युवा मामलों तथा खेल मंत्रालय के सहयोग से संभव हुआ है। चयनित खिलाड़ी जो है ये अब आईपीए की उच्च प्रदर्शन टीम के मार्गदर्शन में विशेष प्रशिक्षण और तैयारी चरण से गुजरेगी। यह पिकल बॉल में भारत की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल के रूप में एक नया मुकाम दिलाता है। ठीक है, जो पिकल बॉल है, पिकल बॉल को भारत में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जाए तो पिकल बॉल को अब देखा जाएगा। और पहली बार इस पिकल बॉल विश्व कप में भारतीय टीम खेलने जा रही है फ्लोरिडा अमेरिका में। चलिए आगे देखें, सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025। अब ये सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को चर्चा करते हैं। भारत को देखा जाए, भारत को सेफ अंडर 17 महिला विश्व चैंपियनशिप का खिताब मिला है, भले ही आखिरी लीग मैच वह बांग्लादेश से 3-4 से हार गया हो। ठीक है, आखिरी लीग मैच हारने के बाद भी देखा जाए तो भारत जो है ये विजेता रहा। आखिरी मैच किससे हारा, बांग्लादेश से हारा। देखा जाए तो टूर्नामेंट डबल राउंड रॉबिन प्रारूप पर आयोजित किया गया था। जो ये टूर्नामेंट था, ये टूर्नामेंट किस प्रारूप पर आयोजित किया गया था, तो डबल राउंड रॉबिन प्रारूप। और इस प्रारूप से संबंधित सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, MPPCS में यहां से सवाल आ चुके हैं। चलिए आगे देखें, भारत ने कुल 6 मैच में 15 अंक हासिल किए और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए चैंपियन बना। यहां पर देखा जाए तो भारत की टूर्नामेंट में एकमात्र हार थी, जो बांग्लादेश से हार हुई, ये भारत की टूर्नामेंट में एकमात्र हार थी। टीम ने इससे पहले लगातार 5 जीत दर्ज कर खिताब सुरक्षित कर लिया था। देखा जाए तो 22 अगस्त को भारत ने बांग्लादेश को उनके पहले मुकाबले में 2-0 से हराया था। 22 अगस्त को पहला मुकाबला हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसमें भारत ने पराजित कर दिया था बांग्लादेश को। लेकिन फाइनल में देखा जाए तो फाइनल मुकाबला बांग्लादेश ने भारत को पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी भारत पराजित हुआ, उसके बाद भी देखा जाए तो खिताब जो था वो भारत के पास ही था। चलिए आगे देखें, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर
विश्व जो ये एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखा जाए यहाँ पर, क्योंकि इतिहास रच गया है कि भारत ने 50 स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत ने कजाकिस्तान के शामकेंड में हुई 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए 50 स्वर्ण पदक जीते हैं और पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देखा जाए तो भारत ने कुल 99 पदक, कितने 99 पदक जीते हैं, जिनमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक है। यहां पर देखा जाए तो मेजबान कजाकिस्तान दूसरा और तीसरे स्थान पर रहा। अंकुर मित्तल ने पुरुष डबल ट्रैप में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। वहीं पर देखा जाए तो एलावेनिल वलारिवन, इन्होंने महिला एयर राइफल में देखा जाए तो एशियाई रिकॉर्ड स्कोर का खिताब जीतकर अर्जुन बबूता के साथ मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीरू डांडा ने देखा जाए तो नीरू डांडा जो है, इन्होंने महिलाओं के ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है। यहाँ पर जो महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा है, इस ट्रैप स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीरू का नाम याद रखिएगा। देखा जाए तो सिफ्ट कौर सामरा जो है, इन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन महिला में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऐश्वर्या प्रताप तोमर ने अपना खिताब बरकरार रखा। मनु भाकर ने 3 कांस्य पदक जीते हैं, जिनमें से देखा जाए तो एक 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में भी जीता है कांस्य पदक। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें तो प्रतियोगिता में भारत के 35 सदस्यीय सीनियर दल और कुल 192 भारतीय निशानेबाजों ने भाग लिया था। जो ये प्रतियोगिता एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी, इसमें देखा जाए तो 129 भारतीय निशानेबाज शामिल हुए थे, जिसमें 35 सदस्यीय सीनियर दल भी शामिल था। ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज मैंने आपसे सवाल पढ़ाए, अभी तक आपको टॉपिक पढ़ाए, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, और चलिए इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। पहला सवाल क्या है कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ ग्लासगो द्वारा भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर एस वेट्रीवेल चेजियान, देवी शेट्टी या नरेश नेत्रहन। ठीक है। 4 नाम है, इन चारों नामों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? इन विच स्टेट वॉज द युद्ध कौशल 3.0 एक्सरसाइज? ठीक है। चलिए बताइए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक, विक्टर एसेल्सन, सीयूकी, चेन लोंग या कुनलावोतु। क्वेश्चन नंबर 4 है अन्नपूर्णा योजना किसके लिए शुरू की गई है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, वृद्धजन, आशा कार्यकर्ता। ठीक है। यहां पर कर्नाटक सरकार द्वारा जरूर लिखिएगा, कर्नाटक सरकार द्वारा 2025 में। ठीक, 2025 में अन्नपूर्णा योजना किसके लिए शुरू की गई है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, वृद्धजन या आशा कार्यकर्ता। और प्रश्न संख्या 5 है कि उच्च रक्तचाप प्रबंधन हेतु विकसित ऑनलाइन टूल किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? हाइपरटेंशन रिलीफ टूल, ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट कैलकुलेटर, हाइपर केयर गाइड या बीपी मैनेजमेंट किट। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए 4 ऑप्शन है। अब ये आप कमेंट करके बताएं कि आप किस नाम से इसको पढ़े हैं अभी। ठीक है। तो ये 5 सवाल आपसे पूछे गए। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लगभग 28 से 30 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। जो आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा मासिक पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप डेली करंट अफेयर के जो टेस्ट होते हैं टेस्ट को दे सके, साथ ही साथ अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सके। और उस मासिक पैकेज की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।